हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के कंपोनेंट समझाने वाली हूं और इसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन की कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि मेरा लेसन नंबर 12 है मैं उसमें बता चुकी हूँ। और ये वो मेरा पार्ट 1 था और आज है आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है जिसमें हम इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, हम इनके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल आपको पता है, जब भी हमने कोई भी स्किल को फ्रेम करना होता है उसके बाद हम स्किल को फ्रेम करने के बाद हम क्या बनाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था, जैसे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग था, स्किल को फ्रेम करने के बाद, स्किल को बनाने के बाद, आपने टॉपिक अनाउंस करने के बाद यहाँ पे रेटिंग स्केल बनाना होता है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग हमने किया था, इसकी फ्रेमिंग की थी और इसके एंड में हमने क्या बनाया था, रेटिंग स्केल बनाया था। सेम एज आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को जब आप फ्रेम कर लोगे उसके बाद आप क्या लिखोगे, कंपोनेंट्स। ठीक है जी, और इन्हीं कंपोनेंट्स को आपने अपने दिमाग में रखना है जब आप अपनी स्किल को प्रेजेंट कर रहे होंगे। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैम जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारे बिहेवियर में कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो हमारे टीचर जो है वो नोट डाउन करेगा। तो राजे, हर एक स्किल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको जब आप स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हो आपने उस टाइम पे उनको जस्टिफाई करना होता है। लाइक आपने उन ये जो कंपोनेंट्स हैं आपने उनको वहाँ पे शो करना है अपने बिहेवियर में, ताकि आपके जो बिहेवियर आप वहाँ शो करोगे और जो कंपोनेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो कंपोनेंट्स का यूज आपने while you were framing your skill, like preparing your skill and while you were presenting your skill, अगर आपने उन दोनों सिचुएशंस में फ्रेम करते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम और उसको प्रेजेंट करते टाइम आपने इन सभी कंपोनेंट्स को दिमाग में रख के स्किल को प्रिपेयर किया है और परफॉर्म किया है, उनके बेसिस पे टीचर आपको क्या देगी, रेटिंग देगी। जितना जस्टिफाई आप करोगे, जितना किसी कंपोनेंट को अपने बिहेवियर में आप इनेट कर लोगे, बिहेवियर को आप परफॉर्म करोगे, शो करोगे वहाँ पर, जितना मैक्सिमम शो करोगे, चाहे आपने स्किल की प्रिपरेशन का टाइम पे किया होगा या फिर स्किल को प्रेजेंट करने के टाइम किया होगा, उसके बेसिस पे टीचर यहाँ का क्या करेगी, आपको रेटिंग दे देगी। ठीक है जी, सो इसका सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट इंट्रोड्यूसिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ये सबसे मेन पार्ट है आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में कि आपने अपने इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को क्या करना है, बिल्कुल परफेक्टली आपने फ्रेम करना है और इवन फ्रेम भी करना है और आपने इनको परफेक्टली प्रेजेंट भी करना है। ठीक है जी, देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, जब तक आप अपने टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप बच्चों की क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे टू लर्न समथिंग न्यू। और जब आपने लेसन पढ़ा दिया और उसके बाद आप अपने चैप्टर को अच्छे से क्लोज नहीं कर पाओगे और बच्चों को रिकैप्चुलेट नहीं करोगे, बच्चों को इवेल्युएट नहीं करोगे, जो भी आपने पढ़ाया उसके ऊपर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, तो आपकी टीचिंग बेकार है। ये ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे आप कह लो कि टीचर के अंदर ये वाली जो आप कह लो कि टेक्निक्स होना बहुत ज़रूरी है, ये वाली स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक को मैंने स्टार्ट इतने इफेक्टिव वे से करना है और उसका एंड भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चों को नेक्स्ट डे जब आप अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक आधा क्वेश्चन पूछो तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आंसरेबल हों। आंसरेबल तभी होंगे जब आपने अपने प्रीवियस लेक्चर को सिस्टमेटिकली शुरू और एंड किया होगा और उसको जब डेवलप किया होगा थ्रू आउट योर जब आपने लेसन को डिलीवर किया है, तो आपने वहाँ पे कंटेंट जो है वो आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में कंटेंट को एक्सप्लेन करना ही सीखते हो। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, वेट करो ज़रा। देखिए, आप जब स्किल को फ्रेम करोगे ना अपनी, वहाँ पे आप क्या करोगे, आप वहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट को दिखाओगे। इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉर एग्जांपल ऐसी होगी। दो तरीके होते हैं लिखने के, ये फॉर्मल वे है जो मुझे पसंद है, ये आपका नॉर्मल वे है जो बच्चे हमेशा इसको ही वे को ऑप्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि बच्चे इस तरीके से ये वाले
जो है क्राइटेरिया को फॉलो करके अपनी स्किल को सॉरी अपने टॉपिक को हमेशा इंट्रोड्यूस करें, जिसमें वो बच्चे क्या करें, बच्चे अपने टॉपिक का बेस बनाएं पहले, फिर उसके बाद बच्चों के सामने टॉपिक अनाउंस करें कि वो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं और वो आज क्यों पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टॉपिक है नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। तो आपकी इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, अभी इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो होगी इसका सैंपल, और आपको जब आप ये आज जो कंपोनेंट्स आप पढ़ोगे ना, जब आप उसका सैंपल देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैम ने जो कंपोनेंट्स में बताया था ना, वो सारी चीज़ें हमने अपनी स्किल में जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे, जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो हमने उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी। आप जब स्टार्टिंग में स्किल को स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टिंग में ही आप क्या करोगे, अपनी स्टेटमेंट दोगे, इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, वहां पे आप क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव यू एवर sorry have you ever wondered how computers and other devices communicate with each other and share information? This communication is made possible with the help of a computer network. So today we are going to learn about an important topic in computer science, a network and its types in detail. ठीक है, एक ये सिस्टमैटिक वे है, आपने अपने टॉपिक का थोड़ा सा पहले बेस बनाया, उस बेस की हेल्प से आप अपने टॉपिक की तरफ आए, और बच्चों के अंदर आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया कि कंप्यूटर जो है वो आपस में, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसको हम आज पढ़ने वाले हैं और उसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अब एक इसका इजी वे है इसको लिखने का, जो बच्चे मैक्सिमम फॉलो करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। हमेशा बच्चे ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं जब वो स्किल प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, देखो आजकल आपके पास तो चैट जीपीटी है, आप वहां से किसी भी टॉपिक की आप इंट्रोडक्शन वहां से सर्च आउट कर सकते हो। टॉपिक डालो कि मेरे को ये वाली स्किल के लिए मेरे को टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, तो मेरे को प्लीज उसके लिए वर्डिंग दे दो। नो डाउट आप वहां से चीटिंग करके लिख रहे हो, बट अगर आप चीटिंग करके भी लिख रहे हो, बट आपको ये आइडिया हो जाएगा फ्यूचर में कि मैंने जब कोई भी लेसन प्लान फ्रेम करना है, तो आपने वहां से आपने आपने कैसे उसको क्या करना है। लेसन प्लान जब आपने अपनी जो इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट है वो आपने फ्रेम करनी है, वो आपने प्रिपेयर करनी है, तो आपने किस तरीके से उसका पहले बेस बनाना है, और बच्चों के अंदर आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि हम आज का ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कई बार टॉपिक्स ईजी होते हैं, आप उनके लिए ईजीली उनका बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इजी नहीं होते, जिनके लिए आपको उनका बैकग्राउंड क्लियर करना लाइक इजी नहीं होता। ठीक है जी, लाइक उसको क्रिएट करना इजी नहीं होता, तो आप उसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप सीखोगे सीखोगे वहां से चैट जीपीटी की हेल्प से कि हमें इंट्रोड्यूसिंग वाली स्टेटमेंट कैसे लिखनी होती है। जब आप 3-4 बार उस चीज को पढ़ोगे देखोगे, अभी ये देखो, ये सारी जो इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट है ये आपका फॉलो करोगे जब आप अपने कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स बनाओगे। And you need to prepare at least 27 composite lesson plan, including 2 discussion lesson plans of your composite lesson plans। तो देखो 27, और अगर आप उसमें से 5-6 बार भी अगर आप इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट बनानी सीख ली ना, तो नेक्स्ट वाली आपको अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है जी, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसी वाली इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट क्रिएट करें, बनाएं, ताकि वो इस तरीके से एक फॉर्मल वे से अपना टॉपिक जो है वो अनाउंस कर सके। ये वाली को आप अवॉइड ही करें। हमारा कंपोनेंट क्या था, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट इंट्रोड्यूसिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया, आपने ये स्टेटमेंट बोली, फिर उसके बाद जब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, दोनों की बात कर रहे हैं हम, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट। अब आपने लेसन, जब आपने टॉपिक आपने जब पढ़ा लिया, तो आपने उसको कंक्लूड भी तो करना है कि आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है जी, इसके भी 2 तरीके हैं लिखने के। अगेन बच्चे इजी वन फॉलो करते हैं, ये वाला बच्चे छोड़ देते हैं। और फॉर्मल जो उसका वे है एक लेसन को कंक्लूड करने का, वो ये है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड व्हाट अ कंप्यूटर नेटवर्क is and how it enables computers and other devices to communicate and share information. We have also studied its main types, namely PAN, LAN, MAN, and WAN, based on their geographical coverage in detail. और दूसरा तरीका क्या है लिखने का,
So students, today we have learned about computer network and its types in detail. ठीक है जी, आपको खुद जब आप इसको पढ़ रहे होंगे ना, आपको खुद इसमें डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दो तरीके की है और आपकी इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट टू टाइप्स की है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहती हूँ कि आप जो ये ऊपर वाला लाइक वे है इंट्रोड्यूसिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का, आप इसको फॉलो कीजिए। आपको टफ लगेगा, एक दो तीन चार बार जब आप इसको लिखोगे, फ्रेम करोगे, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कर लेना स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आई एम श्योर कि आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और आप नेचुरली बड़े अच्छे तरीके से इसको फ्रेम करने में एबल हो जाओगे। ठीक है जी, सो इट वाज ऑल अबाउट योर दिस द फर्स्ट कंपोनेंट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिड्यूसिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अगर आपने एप्रोप्रिएट, जब आपने टॉपिक अनाउंस किया, आपने अच्छी स्टेटमेंट बोली और आपने टॉपिक जब कंक्लूड किया तो आपने बड़े परफेक्ट मैनर में उसको कंक्लूड भी किया है, तो उसके बेसिस पे टीचर आपको क्या दे दी कि रेटिंग में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने टॉपिक को बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस भी किया और कंक्लूड भी किया, तो रेटिंग आपको मिल जाएगी 5। ठीक है जी, आइए अब नेक्स्ट कॉम्पोनेंट करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। अब ये मेन मेन आपकी जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, मैक्सिमम बच्चे 95 से भी ऊपर, मैं कह रही हूँ 96-97% बच्चे जो हैं, ये वाला कंपोनेंट हमेशा स्किप करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इस कंपोनेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेनिंग लिंक्स का मतलब क्या होता है, जब आप टू लाइंस को आपस में जोड़ते हो ना, लिंक करते हो, तो उसमें आप कुछ वर्ड्स यूज करते हो। उन वर्ड्स का यूज करके आपने अपनी एक्सप्लेनेशन में, जब आप लिख रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो स्किल को, और जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, यू नीड टू यूज दीज एक्सप्लेनिंग लिंक्स जब आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब ये होते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक्सप्लेनिंग लिंक्स, दीज आर द जनरल, अगर मैं इनको कैटेगरी में डिवाइड ना करूं तो ये आपके जनरल एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल such as so as to, hence, because, before, but, so, why, in spite of, therefore, since, as a result, this is how, on the other hand, so that, in order to, etc. ये सारे आपके explaining links हैं that you need to use while you will prepare your skill, and while you are performing your skill you need to use that, these explaining link at that time। 98% बच्चे ना ही इसको अपनी स्किल में लिखते हैं, और ना ही वो अपनी जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं स्किल के ऊपर, ना ही वो इनको यूज करते हैं। तो मेरे को एक आंसर दो जरा, अगर आपने ना ही स्किल को, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ना, इसमें से कुछ कंपोनेंट्स आप फ्रेमिंग प्रेपरेशन के टाइम पे यूज करते हो, और कुछ आप यूज करते हो उसकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे। समझ आई बात? तो ये आपका प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी यूज हो रहा है और प्रेपरेशन का, इवन ऑलमोस्ट सभी, ये भी आपका प्रेपरेशन के टाइम पे भी और प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी, ये भी आपका प्रेपरेशन के टाइम पे भी और प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको दोनों ही सिचुएशन में यूज करने होते हैं, फ्रेम करते टाइम भी, प्रिपेयर करते टाइम भी, और आपके प्रेजेंट करते टाइम भी। अगर आप इनका यूज ही नहीं करोगे, अगर आपने इनमें से कोई भी लिंक्स यूज ही नहीं किए, तो मैं आपको रेटिंग यहाँ पे क्या दूंगी, मैं क्या दूंगी, 2 दूंगी, वो भी आपके ऊपर तरस खा के 2 दूंगी, अदरवाइज तो वहां पे 1 नहीं बनता या 0 ही बनता है। ठीक है ना? तो मैं 97% बच्चे कह रही हूँ, 98% बच्चे कह रही हूँ, बच्चे नहीं करते, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। ये सेकंड सेमेस्टर में बड़ा क्लियरली आपकी सेकंड सेमेस्टर की पेडागोजी की बुक है, वहां पे आप, अगर आप अपनी, अगर मैं लाइक ऐसी पब्लिशर की बात करूं या जो भी पब्लिशर्स हैं, उन्होंने जो है स्किल में आपको बताया हुआ है, स्किल को जब उन्होंने कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए, उन्होंने वहां बताया हुआ कि एक्सप्लेनिंग लिंक्स क्या होते हैं, और आपने उनको जब स्किल को प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना है, आपने उनको यूज करना है। लेकिन बच्चे नहीं करते हैं, और इवन टीचर्स भी इसको छोड़ देती हैं, स्किप कर देती हैं कि उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने वहां पे फ्रेमिंग करते टाइम पे आपकी जो आपने प्रिपेयर किया लेसन प्लान, मैं जब चेक कर रही हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने आपकी स्किल साथ साथ में मैं देख रही हूँ, आपने वहां पे उनको अंडरलाइन करना होता है। ये सारे वर्ड्स आपने जहां भी लिखे होते हैं, आप वहां पे उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हो कि मैंने यहाँ पे सच एज यूज किया है, यहाँ पे मैंने बिकॉज यूज किया है, हम ये बताने के लिए कि हाँ, हाईलाइट करना होता है आपको कि हाँ, मैंने ये वाला कंपोनेंट को जस्टिफाई किया है, यूज किया है, और इसलिए मुझे रेटिंग अच्छी दी जाए। समझ आई बात? अगर नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे आपको रेटिंग दे दूंगी? ठीक है ना? तो आपको
प्रिपेयर करते टाइम और प्रेजेंट करते टाइम आपने एक्सप्लेनिंग लिंक्स का जरूर यूज करना है। ये आपको पता कब क्लियर होगा, जब मैं नेक्स्ट लेसन में ना आपको मैं वो सिखाऊंगी, इसका वो दिखाऊंगी ना, सैंपल दिखाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे कहाँ यूज किया है मैंने। ये देखो, अगर मैं इन सभी एक्सप्लेनिंग लिंक्स की ग्रुपिंग कर दूं कि ये एडिशन है, अगर आपने कहीं पे कोई एडिशन बतानी है कि इसके साथ ये भी है ऑल्सो, तो आपने ये वाला यूज करना है, आपने एंड ऑल्सो या फिर मोर ओवर, आपने ये वाला एक्सप्लेनिंग लिंक यूज करना है। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में किसी का कॉज एंड रीजन बता रहे हो, तो आपने बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू, आपने ये वाला यूज करना है। अगर आप कहीं पे रिजल्ट दे रहे हो, किसी भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई सा आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, डेमो दिया किसी के ऊपर, तो आप उसी का रिजल्ट वहां पे पेश कर रहे हो कोई एक्सपेरिमेंट का, तो आपने देयर फोर लिखना है, हैंस लिखना है, दस लिखना है, सो लिखना है। इसी तरह एग्जाम्पल देनी है आपने, फॉर एग्जाम्पल, सो फॉर इंस्टांस, सच एज, ऐसे कर करके, है ना, आप उसको वहां पे लिख सकते हो। सीक्वेंस बताना है, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट वट एवर, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेन करना है, क्लासिफाई करना है किसी चीज को, तो क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपने दिस मीन्स या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह सकते। अगर आप कंक्लूड करना है तो आप कह सकते हो therefore thus hence in conclusion we can say that, ठीक है जी। ऐसे ही सपोज अगर आपने यहाँ पे अगर आपने सो लिखा, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, इन कंक्लूजन स्टूडेंट्स वी कैन से दैट वट एवर, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम ये लिखते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी हुई, तो हम यहाँ पे सो ही यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी क्या है, आपका रिजल्ट के तौर पे इसको यूज किया जाता है कि एंड में हम क्या किया हमने, तो एंड में आप बताते हो कि ठीक है जी आज ये हमने किया है, सो, है ना। तो ये होते हैं एक्सप्लेनिंग लिंक्स जो आपको यूज करने होते हैं, और जो आप यूज नहीं करते हो, ना ही आप स्किल को प्रिपेयर करते टाइम यूज करते हो, आप नोटिस करना, देख लेना, अगर किसी बच्चों ने या आपको जो फाइल्स दिखाई गई हैं उसमें आप ये चीज नोट करना, और मेरे को मैसेज जरूर करना कि यस मैम, हमने जब ये स्किल प्रिपेयर की है, तो हमने तो ये एक्सप्लेनिंग लिंक्स ऐड ही नहीं किए उसमें। तो अगर आपने ऐड ही नहीं किए, तो मेरे जैसा एक्सटर्नल तो आपको यहाँ पे भी 2 दे देगा, मैं नहीं दूंगी नंबर। मैं अपने बच्चे, जो मेरे साथ बच्चे जुड़ जाते हैं, जिनको मैं करवाती हूँ, मेरे स्टूडेंट, मेरे मेरे पेडागोजी वाले बच्चे हैं, जिनको मैं माइक्रो मैक्रो सिखाती हूँ, मैं उनको सबसे पहली बात यही बताती हूँ, यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई द कंपोनेंट्स। आपके बिहेवियर में जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, अगर आप अपने बिहेवियर में ये वाले कंपोनेंट्स को परफॉर्म नहीं करोगे, ये वाले कंपोनेंट्स हमें शो नहीं करोगे, तो आपकी रेटिंग लो जाएगी ही जाएगी, ठीक है जी। अगर आप मैक्सिमम रेटिंग चाहते हो, तो आपको ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला जो बिहेवियर चेंजेस, डिजायरेबल बिहेवियर आपके अंदर हम ये वाले चेंजेस देखना चाहते हैं, तो ही आपकी रेटिंग क्या होगी, हाई होगी। समझ आ गया। यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक, जब आप स्किल को परफॉर्म कर रहे हो तब भी आप यूज करोगे ये वाले एक्सप्लेनिंग लिंक्स, और अगर आप जब स्किल को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपने इनको यूज करना है। मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने कहाँ यूज किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद है डिफाइनिंग टेक्निकल वर्ड्स। अब टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखो, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जिनको हम लाइक आपके जो मेन जो वर्ड्स होते हैं, आपने जो भी आपने बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें अगर आपको लगता है कि ये वर्ड का मीनिंग बच्चों को नहीं पता, तो आपने उनको इजी वे में उस टेक्निकल वर्ड को क्या करना है, डिफाइन करना है, बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को टोपोलॉजीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो टोपोलॉजी वर्ड आ गया, तो ये एक आपका टेक्निकल वर्ड है। आपको बच्चों को टोपोलॉजीज क्या होती है, टोपोलॉजी वर्ड क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, यू नीड टू डिफाइन दैट वर्ड। इसी तरह नेटवर्क आ गया, इसी तरह कोई भी आपका कोई भी ले लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लो, आप कुछ भी, कोई भी ऐसे टर्म जो आपको लगता है कि ये चीजें बच्चों को, मे बी ये बच्चे ये वाला वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, आपको उस वर्ड को, उस टेक्निकल वर्ड को बच्चों के सामने डिफाइन करना है, प्लस आपने उसको अपनी स्किल में अंडरलाइन भी करना है। जब आपने स्किल बनानी है ना, तब आपने उसको अंडरलाइन भी करना है कि ये टेक्निकल वर्ड जो है यहाँ मैंने लिखा हुआ, और मैंने उसको अंडरस्टूड किया कि आपने उसको एक्सप्लेन किया ही होगा। कवरिंग, अगर आपने टेक्निकल वर्ड को डिफाइन किया है जब आप स्किल को प्रेजेंट कर रहे थे, तो आपको रेटिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी फिर। कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, जो भी आपके, जैसे मेरा टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड
इट्स टाइप्स। तो मैंने अगर उसके जो भी एसेंशियल पॉइंट्स थे, कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क को एक्सप्लेन किया, उसकी लैन मैन वैन पैन सारी उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया, तो व्हाट इट मीन्स कि मैंने जो भी मेरे टॉपिक के एसेंशियल पॉइंट्स थे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो कवर किया है, सारे पढ़ाए हैं मैंने, तो आपको रेटिंग क्या मिल जाएगी? बढ़िया वाली। टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप इस स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हो, स्किल को परफॉर्म करने के बाद, कंक्लूड करने के बाद, आप बच्चों से क्या पूछते हो? क्वेश्चंस पूछते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर टॉट टॉपिक। ठीक है, मैं बच्चों से क्वेश्चंस किसके ऊपर फ्रेम करूंगी, किसके ऊपर पूछूंगी? कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। क्योंकि आपको अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट है ना, तो आपको बच्चों को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है, आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि बच्चों ने जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को आया है या नहीं आया। तो आपको कंपोनेंट दिया हुआ है, यू नीड टू फ्रेम द क्वेश्चंस टू रिकैप्चुलेट। ओके, अपने टॉपिक को रिकैप्चुलेट करने के लिए आपको वहां पे क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ेंगे, पूछने पड़ेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, जब आप स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हो आप भूल जाते हो इसको क्वेश्चंस को पूछना, तो फिर आपको रेटिंग क्या मिलेगी? 2 ही मिलेगी, मैं तो इतनी दूंगी। मेकिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। अब मेकिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट कैसे इंटरेस्टिंग होगी? जब आप इसमें टीचिंग एड का यूज करोगे। ठीक है जी, आपको जी अगर जिस स्किल में, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस स्किल में आपका कंपोनेंट दिया हुआ है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यूज ऑफ टीचिंग एड, जैसे मेकिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप जब पढ़ा रहे हो ना, आपने या तो रियल ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं या फिर आपने टीचिंग एड यूज करनी है बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। लेकिन जिसमें अगर कॉम्पोनेंट नहीं है ना, ये वाला, तो आप चाहे यूज करो टीचिंग एड, रियल ऑब्जेक्ट्स चाहे ना करो, कोई भी कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, करो चाहे ना करो। लेकिन अगर कंपोनेंट दिया ना वो वाला, तो आपको उस कंपोनेंट में कंपोनेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपने वहां पे टीचिंग एड यूज करनी ही करनी है। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन में समझाने वाली हूँ, पार्ट 3 में जब हम इसका सैंपल देखेंगे, आप देखना, आई विल कम विद द टीचिंग एड एज वेल। ठीक है जी, तो मैं आपको रेट, अगर आपने यूज की है तो आपको मुझे दूंगी रेटिंग 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में, उसका क्या रोल होता है। प्लीज ये वाला कंपोनेंट को स्किप मत किया करो, आपको नहीं पता होता, नहीं करते बच्चे, और मैं उनको बराबर मैं वापस भेज देती हूँ, स्किल फिर से फ्रेम करो और मेरे पास लेके आओ। उनको मैं क्या बोलती हूँ, मैं कहती हूँ जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना, मत करो, भूल गए आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन कम से कम स्किल में तो उसको लिखो, स्किल में तो बताओ कि मैंने अपने एक्सप्लेनिंग लिंक्स को यूज किया है। अब एक्सटर्नल ये थोड़ी पूछेगा कि मैडम इसने माइक्रो में एक्सप्लेनिंग लिंक लिखे हुए हैं, क्या इसने वहां पे वो एक्सप्लेनिंग लिंक का यूज किया था? वो नहीं पूछेगा एक्सटर्नल, लेकिन वो आपकी फाइल जरूर देख सकता है कि क्या बच्चे की जो स्किल है कंपोनेंट्स की अकॉर्डिंग उसकी परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर वो है जो हमने वहां पे शो नहीं कर रहे, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम ये बिहेवियर आप में देखें जब आप स्किल को परफॉर्म कर रहे हो। यूज ऑफ इरेलीवेंट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। अगर आपने स्किल को इंट्रोड्यूस करते टाइम एंड कंक्लूड करते टाइम आपने इनरेलीवेंट सी आपने वर्ड्स यूज किए और इनरेलीवेंट सी आपने स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, तो फिर आपको जी आपको रेटिंग मिल जाएगी 4। गलत है ये, इसका यूज नहीं करना था लेकिन आपने किया, आपने सिस्टमेटिकली टॉपिक को ना ही अनाउंस किया ना ही उसको कंक्लूड किया, और आपने इररेलीवेंट वर्ड्स यूज किए जो वहां पे यूज करने बनते नहीं थे। आगे, लैकिंग कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या फिर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्वेश्चन को कंक्लूड कर रहे हो, इन बिटवीन जब आप लेसन को डेवलप कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने वहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक की, आप रुक रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा, आपने प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से। बताऊंगी मैं आपको भी, एक और वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने हाउ टू प्रैक्टिस योर सेल्फ एट होम, कैसे आप कर सकते हो माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स की। तो अगर आप वहां पे लैग कर रहे हो, रुक रहे हो, अटक रहे हो, आपको पढ़ाने में आपको दिक्कत आ रही है, आप टीचिंग एड यूज नहीं कर रहे हो, तो व्हाट इट मीन्स आपको रेटिंग मिल जाएगी हाई फिर इसमें, जो कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रेटिंग 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये वाले बिहेवियर वहां पे शो किए तो आपको रेटिंग हाई जाएगी जाएगी। यूज ऑफ वेग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो वेग हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है आपके लेसन से, जिनको यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी वहां पे, फालतू से वर्ड्स अगर आपने यूज किए तो आपको रेटिंग मिल जाएगी फिर हाई। लैकिंग फ्लुएंसी। आपके आपने फ्लुएंटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अपने टॉपिक को मेंटेन नहीं, उसकी फ्लुएंसी मेंटेन नहीं की,
तो आप वहाँ पे अटक रहे थे। टीचर को, मेरे को बीइंग अ सुपरवाइज़र लगा कि आपने इतनी फ्लुएंसी के साथ, इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो मैं ये आपको रेटिंग क्या दे दूँगी? 4। समझ आई बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये आपने 4 नहीं लेने हैं, आपने ये क्या लेने हैं? 0, 0, 0। आपने ये वाला बिहेवियर कोई नहीं शो करना वहाँ पे। हम आपको 0, 0 ही देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप इसमें से कोई भी बिहेवियर वहाँ पे शो करो। इसीलिए हम आपको ये कहते हैं, मैं आपको ये कहती हूँ कि जब आपने स्किल को प्रेज़ेंट करना है, यू नीड टू कीप ऑल दीज़ कंपोनेंट्स इन योर माइंड, ताकि आपको पता चले कि आपने वहाँ पे खड़े होके करना क्या है मेरे सामने, और मैं या आपका सुपरवाइज़र आप में क्या चीज़ को नोट डाउन करेगा कि जिसके बेसिस पे वो आपको क्या देगा? रेटिंग देगा। यही रेटिंग के बेस पे तो आपको